हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 36 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का प्रारंभ किया था। ठीक है, सिविल सेवा को शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको ही सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त को भी शुरू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी उसको लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कॉर्नवालिस ही था। इसके अलावा बात करें विलियम बेंटिंग की, तो इसने क्या किया था? इसने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, भारत में सती प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बेंटिंग ही था। इसने किसके सहयोग से किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। बात करें डलहौजी की, तो इसने हड़प नीति लगाई थी, हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर वायसराय कौन था? तो आपका डलहौजी था। क्योंकि बात करें कर्जन की, तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन वो किसके समय हुआ था? तो कर्जन के समय ही हुआ था। और सबसे ज्यादा जो आयोगों का गठन हुआ था, आयोगों का गठन वो किसके समय हुआ था? तो वो कर्जन के समय ही हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, भाई संप्रदाय का जन्म कहाँ माना जाता है? तो भाई संप्रदाय का जन्म जो हुआ था वो ईरान में माना जाता है। ठीक है, ईरान में इसका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करता है पुच्छल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो कमांडर इन चीफ कौन थे उस समय? तो 26 जनवरी 1950 को जो कमांडर इन चीफ थे नेवी के वो विलियम एडवर्ड पेरी थे। बात करें वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो एडमिरल हैं इंडियन नेवी के वो कौन है? आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार वर्तमान में कौन है? इंडियन नेवी के एडमिरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, OROP का विस्तारित रूप क्या है? OROP का विस्तारित रूप है वन रैंक वन पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी आपके अपने भारत देश में। ठीक है, महाभारत के टाइम से ही, महाभारत के टाइम से क्या हो रही है? शतरंज की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरुप थे प्रथम व्यक्ति, जो किस भाषा के थे? वही मलयालम भाषा के थे। मलयालम भाषा के थे जी शंकर कुरुप, जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करें पहली महिला कौन थी? प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो थी आपकी आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। बात करें 2024 में किसको मिला है? ये मिला है गुलजार को, गुलजार और राम भद्राचार्य को। ठीक है, राम भद्राचार्य। ठीक है, ये आपके उर्दू के कवि हैं और ये आपके संस्कृत के कवि हैं। ठीक है, संस्कृत के विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेज क्या है? सेज की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहलाता है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? सेज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का क्या नाम था? जो 1998 में आणविक परीक्षण किया गया था, यानी परमाणु जो विस्फोट किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और जो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। देखिए जो रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन एशिया महाद्वीप में पड़ता तो है, लेकिन एशिया महाद्वीप में उसकी राजधानी नहीं पड़ती। इसकी राजधानी किस महाद्वीप में पड़ती है? तो इसकी राजधानी जो पड़ती है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मॉस्को। वो किस महाद्वीप में पड़ती है? तो इसकी राजधानी पड़ती है यूरोप महाद्वीप में। और जिस महाद्वीप में राजधानी पड़ती है उसी महाद्वीप में उस देश की गणना की जाती है। यानी कि जो रूस है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसलिए चीन क्या होता है? इसलिए चीन एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश हो जाता है। चीन के बाद नंबर किसका आता है? अपने भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले? तो वो थे आपके राकेश शर्मा। जबकि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे? निर्विरोध चुने गए थे।
और ये भारत के पहले प्रथम सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन बात करें कि इनसे भी कम उम्र की जो पहली महिला थी वो राष्ट्रपति कौन है, यानी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो सबसे कम उम्र की हैं, सबसे कम उम्र की हैं वर्तमान में, और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है, यानी आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यानी अब तक जो राष्ट्रपति हुए थे वो आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, और ये आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका रोम में, और रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है रोम। और रोम किस नदी किनारे है? तो ये आपका टाइबर नदी किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है रोम। बात करें बेना में किसका मुख्यालय है? तो ओपेक का मुख्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेना में है। और वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। और पेरिस में मुख्यालय आपका यूनेस्को का। ठीक है, बात करें पेरिस जो है वो किस नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है पेरिस। और जो वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी किनारे है? तो ये आपका पोटोमैक नदी किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है आपका वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट देखिए, चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देवकीनंदन खत्री ने लिखी है चंद्रकांता नामक पुस्तक। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से आपको जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखी है, यानी इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है उससे पहले वाले में बता रखी है आपको। ठीक है, पूरी डिटेल बता रखी है, और जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इनसे वो सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, संवेग को किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं, और पी बराबर क्या होता है? एम इंटू बी, यानी जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है आपका संवेग। घर की बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो जो घर के बिजली का बिल आता है वो वाट के आधार पर आता है, यानी कितने वाट का जो आपका मीटर है उसके आधार पर बिल आता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी आर्द्रता नापने के लिए आपको हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोमीटर है ये आपका द्रव का घनत्व बताता है, द्रव का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग। जबकि मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पाइप में द्रव के दाब को नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान पर क्या असर पड़ता है? तो प्रत्यास्थ जो माप होती हैं उन पर ताप में वृद्धि से क्या होता है? वो घट जाता है। ठीक है, पानी में हवा के बुलबुले कैसे काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं? तो अवतल लेंस की तरह दिखते हैं। पानी में जो हवा के बुलबुले बनते हैं वो हमें अवतल लेंस की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस की तरह ही वो कार्य करते हैं। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? जब द्रव्यमान संख्या समान होती है, दो तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान होती है तो उनको हम समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम समभारिक। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस के विसरण की दर किस पर निर्भर करती है? तो गैस के विसरण की दर जो होती है वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं? तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड भी होता है और सहसंयोजक बॉन्ड भी होता है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल। ठीक है, मैथिल अल्कोहल बोलते हैं CH3OH को। ठीक है, जब C की वैल्यू 1 होती है, यानी जब कार्बन 1 होता है तो उसको मैथिल ही प्रयोग किया जाता है। जब 2 होता है तो उसमें एथिल बोलते हैं, और 3 होता है तो उसमें प्रोपिल बोला जाता है। ठीक है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, फिर ब्यूटिल आता है। जब C की वैल्यू 4 होती है तो ब्यूटिल आता है, 3 होती है तो प्रोपिल, 2 होती है तो एथिल, और 1 होती है तो मैथिल। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? यानी पेंसिल के अंदर जो काला काला पदार्थ होता है वो किसका होता है? वो आपका ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। ये पहला प्रतिजैविक था,
प्रथम प्रथम क्या था, प्रथम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। बात करें एडवर्ड जेनर ने किसकी किसकी खोज की थी, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका थायमिन, सॉरी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी रोग। और विटामिन बी का जो दूसरा नाम होता है, मतलब विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आपका, थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है, और एक विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम से पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्थाल्मिक निम्न में से किससे संबंधित है, तो जो लोग आंख का अध्ययन करते हैं वो उसको ऑप्थेल्मिक ही बोला जाता है, यानी आंख से संबंधित है आपका ऑप्थेल्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो लौंग जो बनती है वो पौधे के यानी जो कली भाग होता है, फूल की जो कली होती है उससे बनती है लौंग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अजीत ने कहा कि उसकी जो पोती है वो मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। मान लीजिए ये अजीत हो गया, ठीक है, अजीत का एक भाई होगा, उसकी पुत्री है ये आपकी जो महिला है, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अजीत ने कहा कि उसकी पोती यानी इस महिला की जो पोती है वो मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। इसकी जो पोती है वो इसके भाई की, इसका क्या क्या हो गया, इसका भाई हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है कि महिला का अजीत से क्या संबंध होगा, यानी वो महिला अजीत की कहाँ लगेगी, तो जो अजीत जो महिला होगी वो इसके यहाँ आ जाएगी, यानी इसकी पोती तभी तो बनेगी, पोती कब बनेगी, जब इसकी लड़के की लड़की होगी, तो इसका मतलब जो महिला अजीत की कौन बनेगी, ठीक है, ये इसका क्या है, भाई है, और भाई की माँ इसकी भी माँ होगी, तो इसका मतलब ये जो महिला है वो अजीत की कौन होगी, अजीत की माँ होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कितने वर्ग हैं, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसमें आपको वर्ग बताने हैं। तो देखिए एक वर्ग आपका ये बन जाएगा, एक एक ये और एक ये, यानी 1 2 और 3, इसके अलावा आपका एक ये बनेगा, एक बनेगा आपका ये, तो 3 और 2 5, कुल मिला कितने वर्ग हो जाएंगे आपके, 5 वर्ग हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको स्टार की जगह पे इनमें से आपको चिन्ह रखने हैं कि जिससे कि समीकरण क्या हो जाए आपका सेटिस्फाई हो जाए। देखिए क्या रख सकते हैं हम इसमें, देखिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं है, आपको क्या करना है एक एक करके रख के देखना है। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सेटिस्फाई करके भी देख लेते हैं। देखिए 7 पहले इस तरीके कितना आएगा प्लस, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर आएगा आपका माइनस, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका गुणा और 1, ठीक है। अब आपको इसमें बोर्ड मास नियम लगाना है। बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि पहले आप गुणा करिए, तो 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा आपका 2, माइनस का चिन्ह है, और ये 7 प्लस 7, गुणा के बाद नंबर आता है आपका प्लस का, तो आप प्लस करिए 7 और 7 14, 14 माइनस के 2, 14 माइनस के 2 कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। आपको 12 ही आना चाहिए बराबर में, तो आपको 12 ही आ गया, इसका मतलब ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी पहले पाइन के बेतरतीब अक्षरों को एक फल के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताइए कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, यानी इसके लेटर को अरेंज करके एक आपको फ्रूट का नाम बनाना है, तो वो फ्रूट कौन सा बन जाएगा, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, ठीक है। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो आपको ये वाला फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है, फ्रूट का नाम मिल जाएगा पाइन एप्पल। अब आपको बताना है कि इसमें मध्य में कौन सा आएगा, तो मध्य में कौन सा आएगा, देखिए 4 इधर से हटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए, बीच में कौन सा आ जाएगा आपका, ए आपका बीच में आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा था कि मध्य में कौन सा लेटर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आसमान तारा हो, तारा बादल हो, बादल धरती हो, धरती वृक्ष हो और वृक्ष पुस्तक हो, तो बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, और आसमान को क्या कहा जा रहा है, तारा कहा जा रहा है, इसका मतलब पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तारा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 0 3 7 और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जब इनको हम क्या करेंगे, जब इनको हम अवरोही क्रम में क्या करेंगे, इनको लगाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की तरफ हम लिखेंगे, तब हमारी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, इसमें 7 आएगा पहले, फिर आपका 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर आपका 0 आएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका अवरोही क्रम बन जाएगा। यानी 76 310 कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2 का गुणा 3 बार हुआ है,
फिर इसमें से माइनस करना है 0.02 का गुणा 3 बार। तो देखिए जो भी आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, और यहाँ पे 2, 4 और 6 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। जब हम 6 अंक वाले पॉइंट में से 3 अंक वाली पॉइंट की संख्या घटाएंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 6 अंक ही आने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, 6 अंक आने चाहिए। ठीक है, कितने अंक आने चाहिए, 6 अंक आने चाहिए पॉइंट के बाद। और अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, किस ऑप्शन में 6 अंक है पॉइंट के बाद। तो देखिए यहाँ पे 4 है, ये नहीं होगा, यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2, 4, 5, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, इसमें 6 अंक है पॉइंट के बाद, तो यही यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि x माइनस 1/x बराबर a है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होता है, तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस के 3a। ठीक है, ए क्यू प्लस के 3a, यानी एक्स क्यू माइनस के 1/x बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस के 3a। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर हो। तो संदूक का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई दे रखी है आपको 3, चौड़ाई दे रखी है आपको 2, ऊंचाई दे रखी है आपको 2। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है, 12 घन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2116 प्लस 692 में से आपको क्या घटाना है कि 1111 प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 1111 घटा दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा आपका, देखिए 2 और 6 8, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 का 2 2808 में से जब हम 1111 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। घटाइए इसको, ये आपका कितना आ जाएगा 7, और 10 में से 1 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1697। 1697 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 और 93 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि इसका महत्तम समावर्तक क्या हुआ, या फिर आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। पहले महत्तम समावर्तक क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 41 है। 41 से 93 नहीं कटता, जिसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। 31 से कटेगा 93 कट जाता है, 31 से आपका 124 कटता है तो ये भी कट जाता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए 124 और 93 का अंतर कितना होता है, 124 और 93 का जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो 31 ही होता है। अब 31 के कोई फैक्टर तो होते नहीं, 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा। ठीक है, 31 से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो देखिए 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, तो 2000 किलोग्राम हो जाएंगे, क्योंकि 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में 2000 किलोग्राम हो जाएंगे। पूछा किससे, 2.5 किलोग्राम से, बटे में आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। परसेंटेज में पूछा तो गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो आप कितना जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। देख 25 से कटेगा आपका 25 चौका 100, यानी 40 बार कटेगा, और 40 दूनी 80, यानी कि 80 पे आ जाएगा आपका 3 जीरो और आ जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि 80 पे आ जाएगा आपका 1 2 3 जीरो आ जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है कि 1 क्विंटल में आपका 100 किलोग्राम होता है, मैंने 1 टन लिख दिया था, यानी 1 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आपका, ये 8000% के बराबर आ जाएगा, यानी 8000% के बराबर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ मिस्टेक क्या हुई थी कि मैंने 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम बता दिए थे, जो कि आपका गलत बता दिया था। जबकि 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है, और 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, यानी कि 200 बट्टे आपका ढाई आ जाएगा, 200 बट्टे ढाई गुणा 100, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8000%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक साड़ी विक्रेता ने 50 साड़ियाँ 2240 रुपये में बेची और इसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। तो साड़ियों का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जब हम क्रय मूल्य पर, जब क्रय मूल्य को जब हम 12% लाभ पर बेचें, यानी एक क्रय मूल्य का 112% किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य का 112% हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। विक्रय मूल्य कितना है, 2240, 112 से कटेगा आपका ये 20 पर, और 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया 2000।
देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, एक जीरो और आएगा। यहाँ पे एक जीरो आएगा तो यहाँ पे भी हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे एक जीरो कम दिया हुआ है, जब मैंने सोल्यूशन इसका चेक किया तो यहाँ पे एक जीरो और लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जीरो लगा लिया, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर में हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक छात्र के बाहर चले जाने पर छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। बाहर जाने वाले छात्र की उम्र क्या होगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि मान लीजिए जाने वाला जो छात्र है, जो छोड़ के जाने वाला जो छात्र है, वो यदि 20 साल का ही होता, यानी जितना एवरेज है पूरे ग्रुप का उतना ही साल का होता वो जाने वाला छात्र, तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कितना है, उस एवरेज से ज़्यादा साल का है, जिससे क्या हुआ है कि वो दूसरे के हिस्से का भी कुछ उम्र लेके चला गया। यानी कितना लेके गया, यानी वो जितना एवरेज था ग्रुप का उतना तो वो लेके ही गया होगा, और कितना और एक्स्ट्रा लेके गया होगा। यानी कितनी कमी हुई है, 20 से 19 हो गया, यानी कि एक की कमी हुई है। एक की कमी कितने लोगों पे हुई है, पहले 25 छात्र थे, एक के जाने से एक छात्र कम हो गया, यानी 24 की कमी हो गई, ठीक है। तो 24 और 20 कितना हो गया, 44। इसका मतलब जाने वाला छात्र कितने साल का होगा, 44 साल का होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट में 900 प्लस अंडर रूट में 0.09 माइनस के अंडर रूट में 0.00009 किसके बराबर होगा। देखिए अंडर रूट में 900 का वैल्यू कितनी होती है, तो 30 होती है, प्लस दे रखा है, और 0.09 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 0.3 आएगा, ठीक है। जो वर्गमूल में जो पॉइंट आता है वो उस संख्या के आधे के बराबर आता है। यहाँ पे 2 अंक हैं पॉइंट के बाद में, तो उसके वर्गमूल में इसका आधा यानी कि 1 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे कितने अंक हैं, तो 2 4 6, 2 4 6, तो इसका वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो 6 का आधा यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो अंक कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 0.003, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो 30 में ये प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 पॉइंट में 3, और माइनस हो जाएगा आपका 0.003, इसको माइनस कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 का 30, ठीक है। क्योंकि पॉइंट यहाँ से हासिल जो था वो यहाँ से बढ़ के इधर चला गया था, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30.297, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितने समय में 3500 का साधारण ब्याज 420 हो जाएगा यदि ब्याज की दर कितनी हो, 4% हो। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज यानी कि 420 बराबर मूलधन यानी कि 3500 गुणा दर यानी कि 4 गुणा समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, 100 या 42, कितने बार कट जाएगा आपका, ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 4 से काट लीजिए, चलिए 4 से कटेगा आपका ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 105 बार कट जाएगा। और 35 से कटेगा आपका ये 35 से 105 होते हैं, 3 बार कट जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई आपकी 3 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 760 रुपये को 7:5:3:4 के अनुपात में व्यक्त करने पर सबसे छोटा भाग कौन सा हो। सबसे छोटा भाग कौन सा है इसमें, 3 है, 3 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19, 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 760। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, एक यूनिट बराबर मिल जाएगा 760 बटे में 19, यानी 1976, यानी 40 मिल जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 40। आपसे पूछा क्या, 3 यूनिट की वैल्यू, सबसे छोटा भाग कौन सा है इसमें, 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 40 गुणा 3 यानी कि 120। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।